आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों होता है और रिस्क मैनेजमेंट फाइनली की कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट को पोजीशन साइजिंग भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ के नाम है। लॉट साइज कैलकुलेशन, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये एक ही चीज़ आती है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे नाम से पता चलता है कि क्या होता है, आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो भी डिपॉजिट अमाउंट होती है या जो भी कैपिटल अमाउंट होती है, जैसे आपने $1000 अगर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो वो सारा का सारा एक ही ट्रेड में या दो ट्रेड्स में आप उसके ऊपर रिस्क ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी डिपॉजिट अमाउंट होती है, आप उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसको आप रिस्क लगाते हैं हर ट्रेड के ऊपर। नॉर्मली ये 1% होता है। 1% होता है। अगर आप ब्रोकर में जाते हैं तो ये बढ़ भी जाता है। 2%, 3%, 5% भी रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफर्म्स में काम करते हैं तो नॉर्मली ये 0.5% टू 1% या 1.5% मैक्सिमम 2% तक भी चला जाता है। रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका जो कैपिटल होता है आप उसको बचा लें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पूरे का पूरा कैपिटल किसी एक दो ट्रेड पे रिस्क पे नहीं लगाते हैं, तो वो कितना कैपिटल लगाना है और जो कैपिटल बच जाता है एक ट्रेड के अलावा उसको आपने कैसे सिक्योर करना है, वो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं लॉट साइज। शायद आपने पहले ये नाम सुना भी होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि लॉट साइज़ होता कैसे है। लॉट साइज से हमें पता चलता है कि हमने कितनी मार्केट मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट या लॉस करना है। लेट्स सपोज दो लोग हैं, एक बंदा जिसका अकाउंट है $1,00,000 का और एक बंदा जिसका अकाउंट है $1,000 का। अब दोनों ने अपने अकाउंट के ऊपर 1% रिस्क लेना है। अब जो $1,00,000 का अकाउंट है जिसके पास, उसका 1% बनता है $1,000, और जिसके पास $1,000 का अकाउंट है उसका 1% बनता है $10। अब दोनों के पास सेम सेटअप आता है और दोनों की मार्केट मूवमेंट भी सेम होगी। तो क्या होगा कि एक बंदे को प्रॉफिट या लॉस $1,000 का हो सेम मार्केट मूवमेंट पे और दूसरे को $10 का हो। तो ये जो चीज़ कैलकुलेट करती है कि कितनी मार्केट मूवमेंट पे आपको $10 का या $1,000 का प्रॉफिट या लॉस होगा, इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं अपने लॉट साइज कैलकुलेशन के ऊपर, जो हमने आगे जाके सीखनी है। बेसिकली पोजीशन साइजिंग या लॉट साइज कैलकुलेशन के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। तीन वैल्यूज़ होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। उस वैल्यू, अगर हमारे पास वो वैल्यू होती हैं तो तभी हम लॉट साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है, आपको पता हो कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1,00,000 का अकाउंट है तो 1,00,000 के अकाउंट के ऊपर आपने एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है। 1% लेना है, 5% लेना है, 10% लेना है, कितना रिस्क लेना है आपने, ये आपने पहले से डिसाइड करना होता है। नॉर्मली ये रिस्क 1 to 2% ही होता है। और अगर आप परफॉर्म में बिल्कुल नए हैं या आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो आप इसको 0.5% भी रख लेते हैं। तो जैसे अगर आपके पास 1,00,000 का अकाउंट है और उसका जो बैलेंस है या उसका जो डिपॉजिट अमाउंट है, कैपिटल है, वो $10,000 का है, और हम कहते हैं कि इसमें हमने हर ट्रेड के ऊपर 2% रिस्क लेना है, तो वो हमारी जो ट्रेड होगी, कोई भी ट्रेड होगी, उसका प्रॉफिट या लॉस वो $200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास $1,00,000 का अकाउंट है और हम कहते हैं कि इसमें हमने 1% रिस्क लेना है, तो हमारी जो भी टीपी होगा या जो भी एसएल होगा वो $1,000 ही होना चाहिए। इसमें हम 5% का मार्जिन इस तरह दे देते हैं कि हम 950, 940, 960, अगर इतना आपका एसएल या टीपी लग रहा है तब भी ठीक है। अगर ऊपर जाता है 1040, 1060 तक, 1050 तक, तो तब भी हम ये कहते हैं कि ये 1% ही है। 5% का हम मार्जिन इसमें यूज़ कर लेते हैं कि अगर 5% आपका उससे जो आपका रिस्क था उससे ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। जैसे 200 है तो 195, 194 या 207 या 208, अगर इस तरह भी आपका टीपी और एसएल लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, हमने मार्केट में एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो अगर इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाए तो वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो उतना ही काउंट होता है कि आपने 1% या 2% रिस्क लिया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास एसएल लग रहे हैं तो एक एसएल आपका 600 का लग रहा है, आपने 1000 का रिस्क लेना था, 1,00,000 का अकाउंट था, उस पर आपने 1% रिस्क लेना था जो कि $1,000 बनता है। लेकिन आपका जो एसएल लग रहा है वो $600 लग रहा है, $800 का एसएल लग रहा है, फिर टीपी लग रहा है तो टीपी $1,200 का लग रहा है, कोई एसएल $1,400 का लग रहा है, कोई टीपी $650 का लग रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए।
जो आपकी वैल्यूज़ आनी चाहिए वो 950 से 1050 के दरमियान आनी चाहिए अगर आपका 1000 रिस्क लेना है आपने हर ट्रेड के ऊपर। अगर आपने $100 ट्रेड लेना है, अगर आपने $100 का रिस्क लेना है हर ट्रेड के ऊपर, तो फिर 95, 96, 103, 105 इस तरह आपके पास जो है ना, आपके पास टीपी या एसएल की वैल्यूज़ आनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग और लॉट साइज कैलकुलेशन में पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए थी रिस्क पर ट्रेड। हमें पता होना चाहिए कि हमारा हर ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क होना चाहिए। जो अगली चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है स्टॉप लॉस डिस्टेंस। स्टॉप लॉस डिस्टेंस ये पता करता है कि आपकी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के दरमियान में, या जहाँ आप मार्केट में एंट्री करें वहाँ से जहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया उसका डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये होता है कि आप जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि अगर बाई की ट्रेड है तो मार्केट अगर इतनी नीचे जाती है, मेरी इतने अगेंस्ट जाती है, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में वो प्राइस के ऊपर करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास टाइम लिमिट नहीं होता। हम कहते हैं कि ये फलां प्राइस है, इसमें हम अगर बाई की ट्रेड में इंटर होते हैं तो ये हमारी एंट्री प्राइस ये है, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है या पर प्राइस इतनी कम हो जाती है, इतनी गिर जाती है, तो ये पॉइंट है या ये प्राइस है, प्राइस वैल्यू है जहाँ पर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और जो मुझे लॉस हुआ है मैं उसको अपने पास बुक कर लूँ, लॉस को बुक कर लूँ और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। ऐसा नहीं होता कि ये ट्रेड तब तक चलती रहती है जब तक आपका डिपॉजिट रहता है। तो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस डिस्टेंस, कि हमारी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस का कितना डिस्टेंस है। अब ये कैलकुलेट होता है पिप्स के अंदर, ठीक है, जिस तरह ये लिखा भी हुआ है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पिप्स। अब पिप क्या होता है? पुराने लोग जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको तो बड़े अच्छे से आइडिया, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि पिप क्या होता है। पिप कहते हैं जी स्मॉलेस्ट मूवमेंट इन द करेंसी पेयर, जो उसकी प्राइस के अंदर होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम पिप कहते हैं। पिप की फुल फॉर्म होती है प्राइस इंटरसेट पॉइंट, और ये स्मॉलेस्ट मूव होता है। अच्छा, इससे भी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, इससे भी छोटे नंबर मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन जिसको हम फ्रैक्शनल पिप भी कहते हैं, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं पिप्स को। तो जैसे हम करेंसी पेयर्स देखें तो एक जो डॉलर होता है उसमें अगर हमें पता है कि 100 सेंट्स होते हैं, या ₹1 है तो उसके अंदर हमारे पास 100 पैसे होते हैं, इसी तरह $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो एक सेंट के अंदर 100 पिप्स होते हैं। मैं करेंसीज की बात करूँ, मोस्टली करेंसीज की, सब करेंसीज भी नहीं। जैसे GBP USD है, यूरो USD है, तो इनमें जो होता है 100 पिप्स मिलके एक सेंट बनाते हैं और फिर 100 सेंट मिलके $1 बनाते हैं। जैसे GBP में अगर हम देखते हैं, GBP USD का पेयर है, तो इसमें ये देखें हमारे पास प्राइस कुछ इस तरह से आ रही होती है 1.24380। पॉइंट के बाद 5 फिगर्स होती हैं हमारे पास। अगर आप लोगों ने GBP USD का चार्ट देखा हो तो हमारे पास पॉइंट के बाद 5 डिजिट होते हैं। तो जो पॉइंट के बाद चौथा डिजिट होता है ना, बेसिकली वो हमारे पास पिप होता है। वो अगर ये 8 लिखा हुआ है तो 8 से अगर 9 जाएगा तो मार्केट एक पिप अप साइड मूव करेगी। अगर ये 8 जो ग्रीन हाईलाइट हुआ है, अगर ये 7 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक पिप सेल की साइड पे मूव हुई है। इसी तरह अगर हम USD JPY देखें तो इसमें पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट होता है यही हमारा पिप होता है। अच्छा, GBP में, यूरो USD में, GBP USD में, AUD USD में, NZD USD में, इन सारे जो पेयर्स होती हैं ना ये USD CAD में, इसमें जिसमें पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ आती हैं, इन सब पेयर्स में जितने में मैंने नाम लिए, और इनमें जो पॉइंट के बाद 4th फिगर होता है ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ पिप, या जिसको हम पिप कहते हैं। 4th जो डेसिमल होगा वो नंबर ऑफ पिप होगा। जैसे ये 38 है, ये 3 और ये 8 है, अगर ये 4 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब है मार्केट 2 पिप अब मूव की है। अगर ये 3 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब ये 38 से मार्केट 30 पे आ गया, मार्केट ने 8 पिप मूव किए हैं। इसी तरह USD JPY, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज़ होती हैं, तो जो इसकी सेकंड वैल्यू होती है, जो मिडल वैल्यू होती है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, इसको हम पिप कहते हैं। ये 5 0 है, अगर आपके पास वैल्यू नीचे चली जाती है और 4 0 हो जाती है तो इसका मतलब है मार्केट 10 पिप मूव किया है। जैसे ये देखें 153.58, ये यहाँ पर आपका चार्ट है और नीचे वाली वैल्यू बता रहा है 52। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट्स में 6 पिप का डिफरेंस है, यानी कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ पर आ गई है तो मार्केट 6 पिप डाउन गई है। इसी तरह ये देखें 52 से 46, ये फिर 6 तो इसमें जो
चेंज आ रहा है, इंटरवल आ रहा है, ये 6 पिप का आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है जिस हिसाब से मार्केट में डायरेक्शनल में मूवमेंट होती है। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड का पेयर होता है हमारे पास XAU USD, तो इसमें जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट होता है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है, इसको हम पिप कहते हैं। और ये डॉलर की वैल्यू होती है, सॉरी ये गोल्ड की वैल्यू होती है। जैसे अभी हमारे पास गोल्ड की वैल्यू आ रही है 2797.00, तो अगर ये 0.1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये मार्केट, गोल्ड की मार्केट 1 पिप अप साइड मूव की है। अगर ये 97 के बजाय 98 हो जाता है तो क्या होगा, ये 7 और ये 0, 70 to 80, तो ये 10 पिप मूव किया। ज़ाहिर बात है जब ये 10 पिप मूव करेगा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब ये दोबारा 0 आएगा ना तो ये 7 को 8 कर देगा, जिस तरह मैथ्स में होता है। तो क्या होगा, हमें से क्या पता चला कि जो गोल्ड का $1 होता है, ये बेसिकली ये डॉलर है ना, ये डॉलर्स में प्राइस आ रही होती है गोल्ड की, तो जो $1 होता है उसमें 10 पिप होते हैं। ठीक है, अगर आपने सिंगल पिप कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से करेंगे, और अगर आप यहाँ से देखते हैं कि 97 से मार्केट सीधा किधर चलेगी, 90 पे चलेगी, तो ये 70 पिप मूव होगा, यानी कि गोल्ड $60 डाउन गया और पिप कितने मूव हुआ, $60 थे, $7 थे, तो ये $70 हो गए। तो ये याद रखना आपने कि गोल्ड के $1 में 10 पिप होती हैं। अब जैसे यहाँ से देखें अगर हम ये, तो 2797.10 आ रहा है और 2798.10 आ रहा है, यानी कि $1 का फ़र्क है। ठीक है, इन सारे चार्ट्स में $1 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये 10 पिप का एक बॉक्स है, ये जो एक बॉक्स है ये 10 पिप का है। अगर मार्केट यहाँ पर थी तो ये 2795.10 पे थी, और अगर मार्केट यहाँ पर जब जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये 10 पिप अप साइड मूव किया मार्केट। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं ड्रॉ करके कि ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल बनी, कैंडल की जो एंट्री प्राइस थी वो थी 1.27502, और जो कैंडल क्लोज हुई तब उसकी प्राइस थी 1.2760। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मार्केट कितना मूव हुई, 0.0202, तो ये तो 0.0 ला, लेकिन उसके साथ वाली जो पिप थी वो मूव हुई है 5 से 6 होगी। तो ये हमने इसको ऐसे, वैसे तो मैंने आपको बताया था ये 0 वाली आपकी एक पिप होती है, लेकिन क्योंकि ये 50 से 60 मूव हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये 10 पिप मूव हुई है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये आती है कि ये गोल्ड की एग्जांपल आ गई, क्योंकि आपको वैल्यू से पता चल रहा होगा कि ये गोल्ड है और ये करेंसीज हैं। तो अगर हमारे पास गोल्ड की वैल्यू आ रही है 2568.15 और मार्केट अप साइड मूव करती है, और जब हमारा सेटअप कंप्लीट होता है तो वहाँ पर गोल्ड की प्राइस आती है 2569.38, तो 81 यहाँ से मार्केट अप मूव हुई और 93 पे चलेगी। तो ये हमारे पास कितनी मूवमेंट आई, 12 पिप की। ये सब कुछ बेसिक के अंदर इन डिटेल बताया था, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन आती है, तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं पिप कैलकुलेशन का और लॉट साइज कैलकुलेशन का वो सेम है। तो लॉट कैलकुलेशन के लिए हमें पिप्स चाहिए थी, और मैंने अब आपको बताया कि आप पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने सेटअप के अगेंस्ट। तो लो वॉल्यूम का जो सेटअप था मैंने वो भी ड्रा कर दिया। तो क्या होता है, आपकी एंट्री आपको पता होगा कि यहाँ से होती है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर देखा कि 1.2569.34 से ये एंट्री प्राइस आई थी। अगर आपका SL इधर नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका SL आएगा। मैंने अभी ये बॉडी टू बॉडी कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आपका SL ऑफ कोर्स अगर वो विक के नीचे आएगा तो आपने यहाँ से देखना होता है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है। अगर यही वैल्यू जो यहाँ पर थी, अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती तो हम उसके साथ इसको कैलकुलेट कर लेते।